डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगी देशों के लिए 8.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हथियार डील को मंजूरी दे दी है। यह डील सिर्फ एक सामान्य रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। इस डील में सबसे बड़ा हिस्सा कतर को मिला है। कतर को लगभग 4 बिलियन डॉलर के पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रिप्लेसमेंट और सर्विस की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करीब 1 बिलियन डॉलर के एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भी दिए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले कतर से ही अमेरिका लगभग 5 बिलियन डॉलर की कमाई करने जा रहा है। इसके साथ ही कुवैत को इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल को भी इस डील में शामिल किया गया है। इन सभी डील्स के पीछे एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले खतरे का माहौल बनाओ, फिर सुरक्षा के नाम पर हथियार बेचो और फिर उसी अस्थिरता को बनाए रखकर लगातार मुनाफा कमाओ। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डील्स सिर्फ देशों की सुरक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक खेल का हिस्सा होती हैं। इस पूरे मॉडल को समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या मिडिल ईस्ट में सच में शांति है? अगर हालात को ध्यान से देखा जाए तो जवाब साफ है नहीं। जंग को खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हथियारों की इतनी बड़ी डील यह बताने के लिए काफी है कि तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर के बावजूद दोनों पक्ष अपनी ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं उस ऐलान की जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि ईरान के साथ चल रही जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस ऐलान के पीछे की असल कहानी कुछ और ही है। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी युद्ध को जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को 60 दिनों के भीतर कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। इस जंग को शुरू हुए 63 दिन हो चुके थे, यानी यह समय सीमा खत्म हो चुकी थी। ऐसे में ट्रंप ने जंग को खत्म घोषित करके कांग्रेस की मंजूरी और संभावित वोटिंग से खुद को बचा लिया। लेकिन अगर जंग सच में खत्म हो चुकी है, तो फिर सवाल उठता है कि अमेरिकी फौजें अब भी मिडिल ईस्ट में क्यों तैनात हैं? समंदर में नाकेबंदी क्यों जारी है और हथियारों की सप्लाई क्यों बढ़ाई जा रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ एक पॉज पर है, यानी स्थिति कभी भी फिर से भड़क सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि अमेरिका ने खुद को एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिससे वह बिना किसी कानूनी बाधा के जब चाहे फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। अब नजर डालते हैं ईरान की तरफ से आए बड़े बयान पर। अली खामेनेई ने अपने हालिया संदेश में कहा है कि फौजी जीत के बाद अब असली लड़ाई आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर लड़ी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुश्मनों को सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक और वैचारिक स्तर पर भी कमजोर करना जरूरी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान एक तरफ अपनी सैन्य उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बयान को एक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में नए तरह के टकराव की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं एक और बड़े मोर्चे की, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिका ने ईरान और चीन के बीच तेल के व्यापार को रोकने के लिए नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन पाबंदियों के तहत कई कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों को निशाना बनाया गया है जो ईरानी पेट्रोलियम के व्यापार में शामिल थे। इन पाबंदियों का सबसे बड़ा असर चीन की कंपनियों पर पड़ सकता है। अमेरिका का आरोप है कि चीन की कुछ कंपनियां प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल खरीद रही थीं और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रही थी। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि वह ऐसी एक तरफा पाबंदियों को नहीं मानता जिनका अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि अब यह टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का रूप ले चुका है। अब बढ़ते हैं लेबनान की तरफ, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजों पर कई बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में आर्टिलरी, ड्रोन और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में इजरायली फौज को नुकसान हुआ है और कई सैनिक घायल हुए हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और किसी भी समय बड़े संघर्ष में बदल सकता है। अब बात करते हैं गजा की, जहां हालात और भी जटिल होते जा रहे हैं। अमेरिका गजा के पास मौजूद अपने सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर को बंद करने की तैयारी में है।
यह सेंटर जंगबंदी की निगरानी और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे नाकाम माना जा रहा है। इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप की गजा नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को सीमित करना चाहता है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि जब भी अमेरिका किसी क्षेत्र से पीछे हटता है, वहां हालात और ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं। अब चलते हैं सीरिया की ओर, जहां एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दमास्कुस के पास सैयदा जैनब मजार के इमाम की हत्या कर दी गई है। यह हमला जुमे की नमाज के तुरंत बाद किया गया, जब इमाम अपनी गाड़ी से निकल रहे थे। हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। लगातार हो रहे इन हमलों ने इजरायल की सेना पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। सुबह से लेकर दोपहर तक अलग अलग समय पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। 9:30 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। यानी सैनिकों को एक पल की भी राहत नहीं मिल रही। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि स्कूलों के आसपास भी हमले हुए हैं, जहां इजरायली सैनिक मौजूद थे। हालात ऐसे बन चुके हैं कि सैनिकों को खाने और आराम करने का भी समय नहीं मिल पा रहा। यह जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हर सेकंड, हर लोकेशन पर लड़ी जा रही है। इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। वेस्ट बैंक में 5 फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जंगली पौधे इकट्ठा कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें इस उम्र में स्कूल और खेल के मैदान में होना चाहिए, उन्हें हथकड़ियों में ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये उस माहौल को दिखाती हैं जहां शक और डर इतना बढ़ चुका है कि बचपन भी उससे अछूता नहीं रहा। लेबनान से आई खबरें भी उतनी ही चिंताजनक हैं। वहां एक ऐतिहासिक मठ और एक क्रिश्चियन स्कूल को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि इतिहास और पहचान का हिस्सा थी। जब ऐसे स्थानों को निशाना बनाया जाता है, तो असर सिर्फ भौतिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी होता है। इससे पहले भी धार्मिक प्रतीकों के साथ बदसलूकी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे तनाव और गहराता जा रहा है। उत्तरी इजराइल में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। गैलीली, गोलन हाइट्स और किरियात शमोना जैसे इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं। ड्रोन और रॉकेट हमलों की वजह से लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। हर आवाज, हर हलचल अब डर पैदा कर रही है। यह साफ संकेत है कि संघर्ष अब सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इस बीच एक और गंभीर आरोप सामने आया है व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल का। कहा जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इस खतरनाक हथियार का उपयोग किया गया, जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। व्हाइट फास्फोरस ऐसा पदार्थ है जो जलने पर बेहद खतरनाक होता है और इंसानी शरीर को गहरी क्षति पहुंचा सकता है। अगर यह आरोप सही हैं, तो यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि यह जंग के नियमों और मानवता दोनों के खिलाफ जाता है।